तो हेलो एवरीवन, आज हम अपनी रिवीजन सीरीज की DRS डिटेल्ड रिवीजन सीरीज की चौथी वीडियो लेके आए हैं। और आज हम इसमें क्लास 10th साइंस का यानी कि केमिस्ट्री का सटीक वे में कहूँ तो दूसरा चैप्टर करेंगे, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। ठीक है, पहला चैप्टर की वीडियो पहले ही चैनल पर डली हुई है। ये दूसरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे आज हम। कई बच्चों को ये चीज़ चैप्टर टफ सा लगता है क्योंकि इसके थोड़ी रटने वाली चीज़ें हैं। ठीक है, तो उसको एग्जैक्ट कॉन्सेप्ट मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पे मैं हर बार कहता हूं कि वीडियो छोटी है, इसका मतलब ये नहीं है कि आधा आधा पढ़ा रहा हूं। मैंने यहाँ पे लिखा डिटेल्ड रिवीजन सीरीज। जितना 1.5 घंटे की वीडियो में होता है आपकी, उतना ही मैं यहाँ कवर करता हूं। तो मेरी वीडियो छोटी क्यों होती है, खुद देख लो। ठीक है, अगर आप इसे पहली बार, मैंने लेक्चर ऐसा बनाया कि अगर आप इसे पहली बार भी देख रहे हैं एसिड बेसिस एंड सॉल्ट को पढ़ने से पहले, तो कोई बात नहीं, आपको पूरा समझ में आएगा। ठीक है, मैंने ऐसी पूरी समझाने की कोशिश करी है। और अगर आप एक बार पढ़ के देख रहे हैं तो आपके लिए तो बिल्कुल बेस्ट है। ठीक है, आप इसको 2x पे करके देखना, अपने एग्जाम से पहले 2-3 बार देख लेना, चैप्टर अपना रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करें फिर वीडियो को। कैसा लग रहा हूं मैं, बढ़िया लग रहा हूं ना? तो चलो फिर शुरू करते हैं अपने चैप्टर को। और हाँ, मैंने लास्ट में इसका जो हमारा क्लास 10 बोर्ड का जो सैम्पल पेपर आया है आपका, उसका लास्ट में वो क्वेश्चन भी करवाया। ठीक, तो भाई मैंने अपनी पिछली वीडियो में जो क्वेश्चन दिए थे उसके बहुत लोगों ने उसका आंसर मेरे को कमेंट किया, तो मैं उनके नाम लेना चाहूँगा। मैंने कहा था अपनी पिछली वीडियो में। तो सबसे पहला जो मैंने कमेंट देखा था वो था शिल्पा चौरासिया जी का, और आफिया 07 का है, और पलक सचान 10th B 8704। मतलब पूरा बायोडेटा दे दिया नाम में। स्कूल की वजह से बेचारे बच्चों को क्या क्या करना पड़ रहा है। हाँ, तो नेक्स्ट है अर्जुन जी, सुदीप कुमार, कशिश चौधरी। हाँ, पलक सचान और कशिश चौधरी दोनों ने पिछली से पिछली वीडियो का भी आंसर दिया था, तो बढ़िया भाई। साई हिवारे, और हमारे पास हैं सूर्यांश सिंह और बिंटू कुमार जी। तो ये हैं, बहुत सारे कमेंट आए, मुझे बहुत खुशी हुई पढ़ के। ठीक है, लगे रहो, मेहनत करते रहो, अपने गोल की तरफ फोकस रहो, डिस्ट्रैक्ट मत हो। ठीक है, अब स्टार्ट करें चैप्टर को। ओके, तो देखो बच्चों, मैं आपको बताता हूं। फॉर एग्जाम्पल, मेरा कोई भी सब्सटेंस है, कोई भी चीज है मेरे पास। ठीक है, कोई भी केमिकल है, तो वो क्या क्या हो सकता है? वो या तो एसिड होगा हमारे पास, या फिर एसिडिक होगा, सॉरी, या फिर वो बेसिक होगा, और या फिर वो हमारा न्यूट्रल होगा। ठीक है, न्यूट्रल को मैंने थोड़ा अलग से इसलिए दिया है क्योंकि इसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। आपको पढ़ना है, आपका चैप्टर है एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। ठीक है, तो ये हमारा, आप मान सकते हैं जो एसिड है वो एसिडिक होता है, जो बेस है वो बेसिक होता है, और जो सॉल्ट है वो न्यूट्रल होते हैं। ठीक है, अब सॉल्ट को बाद में पढ़ेंगे, पहले एसिड बेस देखते हैं। तो जो एसिड होते हैं वो कैसे होते हैं? वो होते हैं सॉर। सॉर मतलब कि खट्टे होते हैं, सॉर इन टेस्ट। ठीक है, ये एक तरह के केमिकल होते हैं जो खट्टे होते हैं, और ये इनकी प्रॉपर्टी है कि ये खट्टे होते हैं, केमिकल प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है। ठीक है, और ये कैसे होते हैं? ये हमारे बिटर होते हैं, यानी कि कड़वे, बिटर टू टेस्ट। अब देखो, वो लिटमस वाला भी मैं नहीं बताऊंगा, जब हम इंडिकेटर्स पढ़ेंगे तब मैं बताऊंगा लिटमस वाला। इसकी दूसरी केमिकल प्रॉपर्टी देखते हैं भाई, ये रिलीज H+ आयंस। ठीक है, अब शायद आपको ये चीज घबराने वाली लगे। देखो फॉर एग्जांपल, मैं किसी भी एसिड की बात करूं, मेरे पास कौन कौन सा एसिड होंगे? आपने नाम सुना होगा, HCl है मेरे पास। चलो पहले इसको देख लेते हैं, फिर समझ लेंगे। और ये क्या रिलीज करते हैं? OH- आयंस। ठीक है, ये दो इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज है। अगर मैं आपको कोई भी सब्सटेंस दूं तो आप कैसे डिफरेंशिएट करेंगे कि ये एसिडिक है या बेसिक है? अगर H+ दे तो वो एसिडिक है, और अगर OH- दे तो वो बेसिक है। ठीक है, अब देखते हैं इनका मतलब क्या है, H+ OH-। अब बच्चों कुछ एग्जांपल देख लेते हैं हम, स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड, और स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस के। ठीक है, ये मैं ऐसे ही बता रहा हूं ताकि आपको आइडिया हो जाए। इसमें आप क्या एग्जांपल ले सकते हैं? HCl हो गया आपका, बहुत अच्छा एसिड है। H2SO4 हो गया आपका, ये भी बहुत अच्छा एसिड है। HNO3 नाइट्रिक एसिड। ठीक है, अगला बात करते हैं वीक एसिड कौन कौन से होंगे। फॉर एग्जांपल, वीक एसिड मेरे पास हो गया वीक एसिड H2CO3 कार्बोनिक एसिड। दूसरा हो गया मेरे पास में एसिटिक एसिड CH3COOH। तीसरा हो गया मेरे पास में फॉर्मिक एसिड HCOOH। ये वो एसिड है जो चींटियों के अंदर होता है। ठीक है, फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड और कार्बोनिक एसिड। देखो, जब भी आपको जिस एसिड में कार्बन दिख जाए ना, वो हमेशा वीक एसिड होगा। ठीक है, ये चीज मैंने आपको एक्स्ट्रा बता दी। अब स्ट्रॉन्ग बेस के एग्जांपल देख लेते हैं। NaOH सबसे पहला, सबको पता है। KOH। ठीक है, और आप ले सकते हैं इसमें एग्जांपल हमारे पास में CaOH होल ट्वाइस।
ठीक है, ये सब क्या है हमारे पास, देखो ये OH OH जहाँ भी आ जाए ना तो वो बेस होगा। वीक बेस का एग्जांपल देख लो, एक ही बहुत है इसके लिए, तो NH4OH। ठीक है, तो मैंने आपको कुछ एग्जांपल दिखा दिए, ये मैंने ऐसे ही दिखाए हैं ताकि आपको आइडिया हो जाए कि वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक बेस, स्ट्रॉन्ग बेस, ये सब क्या होते हैं। ठीक है, NaOH अगर आप हाथ पे डालोगे तो हालत खराब हो जाएगी, HCl अगर आप हाथ पे डालोगे तो हालत खराब हो जाएगी, लेकिन एसिटिक एसिड अगर आप हाथ पे डालोगे तो इतना फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हालत खराब जरूर होगी। ठीक है, चलो फिर अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो अब देखते हैं बच्चों, जो हम इतनी देर से कह रहे हैं ना कि ये एसिड जो है वो H+ देते हैं, खट्टे होते हैं और H+ देते हैं, और बेस कड़वे होते हैं और OH नेगेटिव देते हैं, तो ये H+ और OH नेगेटिव क्या है। ठीक है, ये देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास कोई एसिड है एसिड बहुत सारे आपको पता होंगे, जो नहीं पता कुछ मैं बता देता हूँ। मेरे पास फॉर एग्जाम्पल कुछ एसिड बताओ, कोई सा HCl ले लेते हैं, और दूसरा बताओ सल्फ्यूरिक एसिड ले लेते हैं, तीसरा बताओ और क्या ले सकते हैं, कार्बोनिक एसिड ले लेते हैं, चौथा, ये देख के डरने की जरूरत नहीं है कि मेरे को ये सब पता ही नहीं कि ये एसिड होते हैं, ये तो पढ़ लेंगे आप, याद कर लेना ये एसिड होते हैं, ये तो सबको पता है दोनों। ठीक है, थोड़े से अलग होंगे दोनों। अब देखो, अगर मैं इसे पानी में डालूंगा तो क्या होगा, ये आयनाइज हो जाएगा, टूट जाएगा, कौन सा आयंस में, H+ प्लस Cl नेगेटिव। ठीक है, अब आपको लगेगा भाई ये कैसे लिख दिया, आ जाएगा आपको भी धीरे धीरे। ठीक है, इसे समझ लो कि ये H+ और Cl नेगेटिव में टूटेगा। इसे जब मैं तोड़ूंगा, पानी में डालूंगा, तो ये कैसे टूटेगा, जब ये कैसे टूटेगा, यहाँ पे एक H था तो एक H बना, यहाँ पे 2 H है, H2, तो 2 H+ बनेंगे, और प्लस SO4 2 नेगेटिव। ठीक है, जब मैं इसे पानी में डालूंगा तो क्या यहाँ पे भी 2 H है, तो 2 H+ प्लस CO3 2 नेगेटिव। ठीक है, और यह इसे भी मैंने पानी में डाला तो ये क्या बना, H+ और Cn नेगेटिव। अब देखो ये सारे एसिड्स हैं। ठीक है, तो इनमें कॉमन क्या है, H+, यहाँ भी H+ रिलीज हो रहा है, यहाँ भी H+ रिलीज हो रहा है, यहाँ भी रिलीज हो रहा है, यहाँ भी रिलीज हो रहा है। ठीक है, तो इसलिए मैंने कहा था कि जहां भी एसिड जो है वो H+ रिलीज करते हैं, जहां भी आपको H+ रिलीज होता हुआ दिखाई दे जाए वो क्या है, एसिड। अगर मैं आपसे पूछता कि आप मेरे को बताओ कि HCN एसिड है या बेस, तो आप फटाक से HCN को लेते, पानी में डालते, ठीक है, और फिर ये आयनाइज हो जाता, फिर आप लिखते हैं यहाँ पे H+ प्लस Cn नेगेटिव, फिर आप बोलते कि यहाँ पे H+ रिलीज हो रहा है, इसलिए ये क्या है, ये हमारा एसिड है। अब करते हैं बेस की बात। अब बात करते हैं बच्चों बेस की। अभी हमने देखा जो H+ रिलीज करे वो एसिड, और बेस क्या रिलीज करता है वो अभी आपको दिखाता हूं। फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई बेस है, बेस कैसा होता है, कड़वा। ठीक है, एसिड कैसा होता है, खट्टा। एक बेस मैंने ले लिया, सबसे फेमस बेस NaOH। ठीक है, दूसरा बेस फॉर एग्जांपल मैंने ले लिया आपका KOH। तीसरा बेस मैंने ले लिया फॉर एग्जांपल आपके पास में NH4OH। चौथा बेस मैंने ले लिया आपके पास, चौथा कौन सा ले भाई, CaOH होल ट्वाइस। ठीक है, अब देखो मैंने इसको फिर से पानी में डाला, ये आयनाइज कर जाएगा, क्या बनाएगा, Na प्लस OH नेगेटिव। ठीक है, Na प्लस, ये Na अलग हो जाएगा और ये OH अलग हो जाएगा। अब देखो KOH को फिर से पानी में डाल दो, तो ये K प्लस OH नेगेटिव, बिल्कुल इसी की तरह। इसको देखो NH4OH, इसको पानी में डाल दो, तो NH4 प्लस OH नेगेटिव। या आप CaOH होल ट्वाइस लो, इसको पानी में डाल दो, तो Ca2 प्लस, अब यहाँ पे OH के 2 हैं, OH2 OH होल ट्वाइस, तो यहाँ पे 2 निकलेंगे। अब देखो फिर से यहाँ पे बेसिस में क्या कॉमन आ रहा है, OH। अगर बेस में OH कॉमन आ रहा है तो जिससे भी OH रिलीज होगा वो क्या होगा, हमारा बेस। अगर मैं आपसे पूछता कि मेरे को बताओ कि NH4OH एसिड है या बेस, तो आप फटाक से इसका पानी में डाल के आयनाइजेशन करते और देखते कि OH नेगेटिव रिलीज हो रहा है, इसलिए ये क्या है, हमारा बेस है। तो इसलिए मैंने कहा था कि जो एसिड है वो H+ रिलीज करते हैं, जो एसिड है हमारे वो H+ रिलीज करते हैं जब पानी में डालेंगे हम, और जो बेस है हमारे वो OH नेगेटिव रिलीज करते हैं। ठीक है, समझ में आई इतनी बात, आगे चले, ओके। अब देखो देखते हैं बच्चों स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस। अभी तक हमने देखा जो H+ रिलीज करे वो एसिड, और जो OH नेगेटिव रिलीज करे वो बेस। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं अब कि HCl एक एसिड है या बेस, तो आप कहेंगे एसिड है क्योंकि H+ देगा, बहुत बढ़िया। अगर मैं आपसे पूछूं कि H2CO3 एसिड है या बेस, तो आप कहेंगे कि H+ देगा, इसलिए ये एसिड है, दोनों एसिड है। अब मैं आपसे पूछूं कौन सा ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग कैसे पता लगाएंगे वो हम देखते हैं। इसको पानी में मिलाएंगे तो फिर से H+ प्लस Cl नेगेटिव, इसको पानी में मिलाएंगे तो 2H+,
क्योंकि यहाँ पे 2H2 प्लस CO3 2 नेगेटिव, ठीक है, ऐसे टूट गए। अब देखो यहाँ से भी H प्लस मिला और यहाँ से भी H प्लस मिला, तो हमने कह दिया ये एसिड है। अब ये कैसे पता लगा कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड है? भाई जो ज्यादा H प्लस रिलीज करेगा वो स्ट्रॉन्ग एसिड। मान लो इसने रिलीज किया 10 ग्राम H प्लस, ठीक है, मैं ऐसे एग्जांपल ले रहा हूं, और इसने रिलीज किया 5 ग्राम, तो हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा हुआ? ये वाला, क्योंकि इसने ज्यादा H प्लस रिलीज किया, ठीक है। तो जो ज्यादा H प्लस रिलीज करेगा वो होगा हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड। ये बात लिख लो, जो ज्यादा H प्लस रिलीज करेगा पानी में मिलाने के बाद वो होगा हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड, और जो कम H प्लस रिलीज करेगा वो होगा वीक एसिड, ठीक है। अब अगर समझ में नहीं आया तो बेस का और देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे कहूँ NaOH, मेरे पास एक बेस है, और मैं आपसे कहूँ NH4OH, ये भी बेस है। क्यों बेस है? क्योंकि दोनों OH नेगेटिव दे रहे हैं, यहाँ पे भी OH, यहाँ पे भी OH। इसको मैं पानी में मिलाऊंगा तो Na प्लस प्लस OH नेगेटिव, इसको मैं पानी में मिलाऊंगा तो NH4 प्लस प्लस OH नेगेटिव, ठीक है। अब जो ज्यादा OH नेगेटिव देगा वो क्या होगा? स्ट्रॉन्ग बेस, SB लिख देता हूं, ठीक है। और यहां पे हमने पता लगाया था स्ट्रॉन्ग एसिड। जो ज्यादा H प्लस दे वो स्ट्रॉन्ग एसिड, और जो ज्यादा OH नेगेटिव दे वो हुआ स्ट्रॉन्ग बेस। मान लो इसने दिया 10 ग्राम, इसने दिया 5 ग्राम, तो स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा हुआ? NaOH। और NaOH याद रखना बहुत स्ट्रॉन्ग बेस होता है, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड को हम कंपेयर कैसे करते हैं। ये वीक है इसके सामने और ये वीक है इसके सामने, क्योंकि इसने 5 ग्राम दिया, उसने 10 ग्राम दिया, ठीक है। आगे बढ़े अब, ओके। तो बच्चों हमारा अगला टॉपिक है जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स एंड बेसिस, ठीक है। हमें आपकी एनसीईआरटी में 6 गिवन है, लेकिन उसको कंप्रेस करके मैंने 4 पार्ट में कर दिया है, ठीक है। तो आपको 4 केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़नी है, ये वाली केमिकल प्रॉपर्टीज है, ठीक है। तो पहले शुरू करें, फिर रिएक्शन ऑफ पहले हमें देखना है कि जो एसिड बेस है वो मेटल से कैसे रिएक्ट करते हैं, फिर हमें देखना है जो मेटल कार्बोनेट्स हैं वो एसिड से कैसे रिएक्ट करते हैं, फिर हम देखेंगे कि एसिड और बेस आपस में कैसे रिएक्ट करते हैं, ठीक है। और उसके बाद हम एसिड और बेस दोनों की रिएक्शन देखेंगे मेटल ऑक्साइड से, ठीक है। तो पहला वाला शुरू करें, ओके। तो बच्चों हमारी पहली केमिकल प्रॉपर्टी है रिएक्शन विद मेटल्स। एसिड और बेस मेटल से कैसे रिएक्ट करते हैं, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि जब भी एसिड या फिर कोई भी बेस को मैं मेटल से रिएक्ट करवाऊंगा तो मेरे पास सॉल्ट यानी कि नमक, जो हम खाते हैं वो वाला नमक नहीं, प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी, ठीक है। ये चीज आपको याद रखनी है, ये है बेसिकली केमिकल प्रॉपर्टी। जब भी हम एसिड बेस को मेटल से रिएक्ट करेंगे तो सॉल्ट और हाइड्रोजन बनेगी। अब इसके एग्जांपल देखते हैं, एक एसिड का देख लेंगे, एक बेस का देख लेंगे। एसिड कोई भी बताओ मेरे को, मैंने ले लिया फॉर एग्जांपल HCl, ठीक है, उसे मैंने मिला दिया, एक मेटल ले लेते हैं हम Zn, ठीक है, जिंक मैंने मेटल लिया, एसिड मैंने HCl लिया। इसकी जब रिएक्शन होगी तो क्या बनेगा? Zn, यहाँ पे Zn है, यहाँ पे Cl माइनस है, तो ZnCl2 प्लस H2, ठीक है। इसे आप बैलेंस कर सकते हैं, यहाँ पे 2 लगा देंगे, हो गया बैलेंस। तो देखो ये हुई हमारी एक एग्जांपल। देखो यहाँ पे सॉल्ट बना, ये क्या है? ये है हमारा सॉल्ट, और ये है हमारी हाइड्रोजन गैस जो हवा में बन के उड़ जाएगी। देखो यहाँ पे HCl की रिएक्शन मैंने करवाई मेटल के साथ, तो सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन बना। दूसरा एक बेस ले लेते हैं, तो एसिड ले लिया, बेस मैंने ले लिया फॉर एग्जांपल NaOH, उसकी मैंने रिएक्शन करवा दी फिर से मेटल के साथ यानी कि जिंक, तो क्या बन गया? यहाँ पे बनता है बच्चों Na, आपको याद रखना है ये NaZnO2, सोडियम जिंकेट प्लस हाइड्रोजन गैस। आप इसको बैलेंस कर सकते हैं, ठीक है। अभी मैं बैलेंस नहीं कर रहा। सोडियम जिंकेट, ये है हमारा सोडियम जिंकेट, यार ये आगे तक हो गया, कोई बात नहीं, समझ जाना, सोडियम जिंकेट है। ये क्या है हमारा? ये बन गया सॉल्ट, ये एक सॉल्ट है, और ये बन गई हमारी हाइड्रोजन गैस, ठीक है। तो देखो फिर से क्या हुआ, जब मैंने बेस को मेटल के साथ रिएक्ट कराया तो मेरे पास एक सॉल्ट बना और एक हाइड्रोजन गैस बनी। तो ये प्रॉपर्टी है जो आपको याद रखनी है। इसके 2 मैंने इंपॉर्टेंट एग्जांपल बता दिए। अब चलते हैं अपनी दूसरी प्रॉपर्टी की तरफ। तो अगली जो हमें रिएक्शन पढ़नी है बच्चों, वो पढ़नी है हमें मेटल कार्बोनेट्स और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स की, ठीक है। किसके साथ? एसिड के साथ, यहाँ पे बेस की बात नहीं करेंगे। तो पहले हम देखते हैं मेटल कार्बोनेट्स और इसकी रिएक्शन होती क्या है असल में। तो जब भी मैं अगर मेटल कार्बोनेट, पहले मैं आपको बताता हूँ कार्बोनेट क्या होता है, सब डरते हैं कार्बोनेट से। तो भाई कार्बोनेट होता है CO3 2 नेगेटिव, ठीक है। आप इसे CO3 से भी याद रख सकते हैं। मेटल कार्बोनेट फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँ आप मुझे मेटल का कोई भी कार्बोनेट बताओ, आप मुझे जिंक का कार्बोनेट बताओ, तो आप क्या कहेंगे? भाई ZnCO3, ये हुआ जिंक कार्बोनेट, ठीक है। तो अब कार्बोनेट से डरने का नहीं है। अब देखो अगर मैं कोई भी लूं मेटल कार्बोनेट,
पहले अब इसकी रिएक्शन देख लेते हैं। या फिर मैं लूं मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, हाइड्रो लिख देता हूं और कार्बोनेट, तो उसकी रिएक्शन हमें देखनी है एसिड के साथ। तो क्या रिलीज होता है, ये क्या बनता है, हमें ये बनता है सॉल्ट बनता है, एक तो एक पानी बन जाता है और एक CO2 बन जाती है। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। जब भी मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, पिछली बार हमने क्या देखा था, पिछली प्रॉपर्टी में हमने देखा था कि जब भी कोई एसिड या बेस मेटल के साथ रिएक्ट करेगा वो सॉल्ट और हाइड्रोजन देगा। यहाँ पे जब भी कोई मेटल कार्बोनेट मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेगा, सॉरी, जब भी कोई मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो वो देगा सॉल्ट और ये सब। ठीक है, अभी तो समझ नहीं आया होगा, एग्जाम्पल से समझ आ जाएगा। एग्जाम्पल लेते हैं, कोई भी मेटल कार्बोनेट बताओ मेरे को। मेटल कार्बोनेट मैंने ले लिया Na2CO3, सोडियम का कार्बोनेट। ठीक है, Na2 सोडियम का कार्बोनेट, इसको मैंने रिएक्ट करवा दिया, कोई भी एसिड ले लो, HCl ले लिया मैंने। ठीक है, उसके साथ रिएक्शन करवा दी इसकी। तो इन्होंने कहा हमसे कि सॉल्ट H2O और CO2 बनेगा। देखते हैं अब, देखो यहाँ से H+ निकलेगा, Cl नेगेटिव निकलेगा, यहाँ से Na+ और CO3 2 नेगेटिव निकलेगा। तो यहाँ पे ये बनेगा हमारा, एक तो यहाँ से Na और यहाँ से Cl, ये दोनों आपस में कंबाइन करेंगे तो बनेगा NaCl, बन गया भाई सॉल्ट, तो बन गया। लो, और निकलेगा पानी और निकलेगा CO2। अब याद कैसे रखें यार इसको, तो देखो सॉल्ट प्लस पानी तो आपको याद हो ही जाएगा। CO2 ऐसे याद कर लो क्योंकि कार्बोनेट है, कार्बोनेट क्या होता है, CO3 2 नेगेटिव, यहाँ पे CO3 कार्बोनेट है इसलिए CO2 भी निकलता है। जहाँ भी कार्बोनेट की रिएक्शन होती है मैक्सिमम टाइम CO2 निकल जाती है। ठीक है, सॉल्ट और वाटर तो याद ही हो जाएंगे। तो देखो यहाँ पे NaCl प्लस H2O प्लस CO2 निकल गई। ठीक है, ये मैंने आपको लेके दिखा दिया। इसको बैलेंस कर सकते हैं आप, यहाँ पे 2 लगा के हो गई बैलेंस, यहाँ पे भी 2। ठीक है, अब दूसरी एक रिएक्शन ले लेते हैं, किसकी, अब ये तो हमने ली मेटल कार्बोनेट की, एक ले लेते हैं मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसी का मैं हाइड्रोजन कार्बोनेट ले रहा हूं। ठीक है, ये है मेटल कार्बोनेट और ये है मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसकी मैंने रिएक्शन करा दी फिर से HCl के साथ। तो फिर से भाई यही बनेगा सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन प्लस वाटर। सॉल्ट क्या बनेगा, यहाँ पे Na है, यहाँ पे Cl है तो NaCl बन जाएगा, प्लस पानी प्लस CO2, वही निकल गया। तो अब तुम कहोगे भाई ये दोनों तो सेम हो गए, सेम कैसे हो गए यार, यहाँ पे 2 लगा हुआ है, यहाँ पे 2 थोड़ी ना है, यहाँ पे 2 नहीं आएगा। वैसे बैलेंस करोगे ना, बैलेंस्ड इक्वेशन है, यहाँ पे 2 नहीं आएगा, तो ये दोनों अलग अलग इक्वेशन है। अब बात आती है कि हम पहचानेंगे कैसे CO2 को, कि CO2 भी निकली है। ठीक है, CO2 भी निकली है, हम कैसे पहचानेंगे, तो हम लेते हैं बच्चों, मैं कहाँ बताऊँ, ये आप नोट कर लो। ठीक है, ये प्रॉपर्टी हमने देख ली, अब हमें बेसिकली ये देखना है कि CO2 को हम पहचानेंगे कैसे। मैं यहाँ बनाता हूँ, इसे रब कर दूँ, इसे रब कर देता हूँ। ये एग्जांपल्स थे। ठीक है, CO2 को हम पहचानेंगे कैसे, हम लेते हैं लाइम वाटर। लाइम वाटर क्या होता है, CaOH होल ट्वाइस। ठीक है, हम लेते हैं लाइम वाटर और उसके अंदर से जब हम अगर कभी भी CO2 पास होगी, ठीक है, तो क्या होगा, ये हमें देगा, तो ये हमें देगा CaCO3 प्लस H2O। भाई जब भी हमें ये पता लगाना है कि CO2 निकली, जो CO2 निकली है हमें पता लगाना है कि हाँ CO2 निकली है। ठीक है, तो वो हम कैसे पता लगाएंगे, हम उसके ऊपर लाइम वाटर डाल के देखेंगे। तो लाइम वाटर जब हम डालेंगे, अगर वहां पे CO2 निकली होगी तो इसके साथ रिएक्ट करके कार्बोनेट कैल्शियम कार्बोनेट प्लस पानी बनाएगी। और कैल्शियम कार्बोनेट होता है बच्चों व्हाइट कलर का, व्हाइट प्रेसिपिटेट। ठीक है, व्हाइट प्रेसिपिटेट होता है ये। तो अगर मैंने वहां पे कुछ लाइम वाटर डाला वहां पे और जो सॉल्यूशन है वो व्हाइट हो गया, तो हम कहेंगे यहाँ से CO2 निकली है। क्यों, क्योंकि CO2 तभी तो रिएक्ट करके व्हाइट प्रेसिपिटेट बनाया होगा। ठीक है, तो ये रिएक्शन आपको याद रखनी है, ये होता है लाइम वाटर। ठीक है, ये होता है लाइम वाटर। अगर कभी भी आपको चेक करना हो कि हाँ यहाँ पे CO2 है कि नहीं, तो वहाँ पे लाइम वाटर ले जाओ। अगर लाइम वाटर ये व्हाइट या फिर मिल्की कह सकते हैं, मिल्की हो गया तो इसका मतलब वहाँ पे CO2 प्रेजेंट है, क्योंकि फिर वो CO2 इसके साथ रिएक्ट करके कैल्शियम कार्बोनेट बनाएगी जो कि मिल्की कलर का होता है। ठीक है, ये हो गई हमारी सेकंड प्रॉपर्टी। अब चलते हैं अपनी थर्ड प्रॉपर्टी की तरफ। तो देखो अगली हमारी केमिकल प्रॉपर्टी है, हाउ डू एसिड एंड बेसिस रिएक्ट विद ईच अदर। अगर मैं एसिड लूं और उसमें बेस डाल दूं तो क्या होगा, तो मैं आपको पहले रिएक्शन बताता हूं क्या होती है। जब भी हम एसिड लेते हैं और उसमें बेस डाल देते हैं तो मेरे को मिलता है सॉल्ट, ये तो बच्चे को पता है, प्लस पानी। ठीक है, और इसको हम कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इसको हम कहते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्यों कहते हैं इसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, क्योंकि जो हमारा एसिड है वो बेस के साथ कंबाइन होके सॉल्ट बना रहा है, और सॉल्ट कैसा होता है, न्यूट्रल।
तो इसलिए जब न्यूट्रल चीज़ बन रही है उसको हमने कहा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। जब भी अगर आपसे कोई पूछे कि एसिड को अगर मैं बेस में मिलाऊंगा तो क्या होगा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, अब देखो इसके एग्जाम्पल ले लेते हैं। एक एग्जाम्पल मैं लेता हूँ HCl प्लस NaOH, बहुत फेमस है। कंबाइन करके क्या बनेगा, NaCl प्लस H2O, ये बन गया नमक और ये बन गया पानी। ठीक है, वही रिएक्शन हो गई। दूसरा एक एग्जांपल ले लेते हैं हम, अब की बार हम ले लेते हैं H2SO4, एसिड जो है सल्फ्यूरिक एसिड, इसकी रिएक्शन करा देते हैं NaOH के साथ, तो क्या बनेगा, यहाँ से SO4 नेगेटिव, यहाँ से Na पॉजिटिव, तो Na2SO4। अब देखो आप कहोगे कि ये सब चीज़ें कैसे बना रहा हूँ मैं, तो यार ये तो अपने 9th में पढ़ी होगी, अब वो चीज़ लंबी है थोड़ी तो मैं यहाँ पे नहीं एक्सप्लेन कर पाऊंगा। ठीक है, वैसे याद भी कर सकते हैं आप, प्लस H2O। ठीक है, ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा सॉल्ट और ये हो गया पानी। ठीक है, तो ये हमने दो रिएक्शन देख ली और इसको हम कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। चलते हैं अपनी चौथी प्रॉपर्टी की तरफ। अब देखो अगली प्रॉपर्टी हमारी ये है। ठीक है, ये लास्ट प्रॉपर्टी है, इसके बाद हम केमिकल प्रॉपर्टीज को खत्म करेंगे। अब पहले इससे पहले एक चीज यहाँ पे समझो, मैं अगर आपसे कहूं कि कोई भी मेटल ऑक्साइड की अगर मैं बात करूं, मेटल ऑक्साइड, तो वो हमेशा बेसिक होती है, ये चीज आपको याद रखनी है। मेटल ऑक्साइड फॉर एग्जांपल Na2O, सोडियम की ऑक्साइड। ठीक है, फॉर एग्जांपल MgO, मैग्नीशियम की ऑक्साइड। ये सब कैसे की होती हैं, ये सब होती हैं बच्चों बेसिक। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है कि मेटल की जब भी आपको ऑक्साइड दिख जाए तो वो होगी बेसिक इन नेचर। वो, और अगर नॉन मेटल की ऑक्साइड दिख जाए, अगर नॉन मेटल की ऑक्साइड दिख जाए, नॉन मेटल ऑक्साइड, वो होगी एसिडिक। फॉर एग्जांपल मैं बात करूं आपसे, नॉन मेटल कोई भी SO2, सल्फर नॉन मेटल है, उसकी ऑक्साइड ये क्या होगी, एसिडिक। मैं आपसे बात करूं अगर CO2, कार्बन नॉन मेटल है और उसकी ऑक्साइड ये होगी एसिडिक। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। वैसे इसके बारे में डिटेल में आप अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा यूज होना है इसलिए मैंने बता दिया। अब हमें देखनी है मेटल ऑक्साइड की रिएक्शन एसिड के साथ। मेटल ऑक्साइड प्लस एसिड, तो क्या बनेगा, यहाँ पे ऐसे करके लिख रहा हूं मैं। ठीक है, इसके आगे ऐसे लगाना है आपको, मैंने यहाँ पे लगा दिया क्योंकि स्पेस नहीं है। अब देखो मेटल ऑक्साइड एसिडिक होगा या बेसिक, बेसिक। ठीक है, तो ये हमारा बेसिक सब्सटेंस है। अगर बेसिक सब्सटेंस में मैं एसिड डालूंगा, ये हमारा बेसिक है भाई। बेसिक सब्सटेंस में अगर मैं एसिड डालूंगा तो कौन सी रिएक्शन होगी, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्या क्या बनेगा, सॉल्ट जो हमने पिछले बार बनाया प्लस वाटर, वही बन जाएगा। ठीक है, कुछ खास एग्जांपल इसका एनसीईआरटी में नहीं गिवन है, ये आप याद रखना। अब देखते हैं रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल ऑक्साइड्स विद बेस। तो नॉन मेटल ऑक्साइड, जब भी नॉन मेटल ऑक्साइड बेस के साथ रिएक्ट करेगी तो वो क्या बनाएगी, मैं ऐसे करके लिख रहा हूं, आपको ऐसे लिखना है। ठीक है, तो वो क्या बनाएगी, अब देखो नॉन मेटल ऑक्साइड कैसी होगी, एसिडिक। यहां पे हमने देखा भाई एसिडिक होती है नॉन मेटल ऑक्साइड, तो ये होगी एसिडिक। अब कोई भी एसिडिक सब्सटेंस जब बेस के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या होगी, फिर से न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्या बनेगा फिर से, सॉल्ट प्लस पानी। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। केमिकल प्रॉपर्टीज हमने खत्म कर दी, चलते हैं फिर अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो अब बात करते हैं बच्चों कॉन्सेंट्रेटेड एंड डाइल्यूट एसिड एंड बेस। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ, डाइल्यूट कॉन्सेंट्रेटेड ये क्या होता है। अब देखो पहले अगर मैं आपसे एसिड की बात करूं तो एसिड मेरे पास अगर मान लो कोई भी कॉन्सेंट्रेटेड एसिड है, कॉन्सेंट्रेटेड मतलब कि प्योर। ठीक है, फॉर एग्जांपल मेरे पास HCl है, अगर HCl प्योर है, उसमें कुछ भी और इंप्योरिटी नहीं है, तो वो होगा कॉन्सेंट्रेटेड। अब मैं उसको डाइल्यूट करने के लिए क्या करूंगा, पानी डाल सकता हूं। ठीक है, मेरे पास अगर मान लो कोई बीकर है, इसमें मेरे पास कोई एसिड है। ठीक है, HCl रहने दो, कोई भी एसिड है, यहाँ पे मेरे पास में कोई एसिड है। अगर मैं इसमें पानी की मात्रा बढ़ा दूं तो क्या एसिड की कंसंट्रेशन इसमें कम हो जाएगी, बिल्कुल कम हो जाएगी। मान लो चीनी एक चम्मच चीनी 1 गिलास पानी में है, तो चीनी की कंसंट्रेशन ठीक ठाक है, लेकिन वही 1 चम्मच चीनी पूरी बाल्टी में है, तो चीनी की कंसंट्रेशन बहुत कम हो जाएगी। ठीक है, तो यही डाइल्यूशन का पूरा फंडा है। अगर एसिड है, प्योर एसिड, तो उसकी कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है, बहुत तगड़ा है, लेकिन अगर मैंने उसमें पानी ज़्यादा भर दिया पूरा, तो वो क्या होगा, डाइल्यूटेड हो जाएगा। अभी क्या है, ये कंसंट्रेटेड है, जब मैं उसमें पानी डालूंगा तो वो डाइल्यूट हो जाएगा। ठीक है, तो जब भी किसी चीज़ को आपको डाइल्यूट करना हो तो उसमें पानी ऐड कर दो। अब देखते हैं करते कैसे हैं हम, करते कैसे हैं हम। क्या हम ऐसे ही करते हैं कि इसको भी कर लिया, यहाँ पे एसिड पड़ा हुआ था बहुत सारा, उसमें पानी डाल दिया, वाटर H2O, ऐसे हम नहीं करते। क्यों, क्योंकि देखो जब भी आप कोई गर्म कढ़ाई लोगे, उसके ऊपर जरा सा
पानी डाल के देखना, गर्म है कढ़ाई, पानी डालोगे तो एकदम पानी भभक सा जाएगा, ठीक है। अब डालना मत कभी घर में पिटाई हो जाए। तो देखो वो जो विग्रस रिएक्शन होती है ना, वैसी कुछ रिएक्शन यहाँ पे होती है जब हम एसिड में पानी मिलाते हैं, ठीक है। तो कभी भी हम एसिड में पानी नहीं मिलाते, बल्कि क्या करते हैं, हम पानी में एसिड मिलाते हैं। अगर मैं बहुत सारा एसिड लूंगा और थोड़ा सा पानी लूंगा तो बहुत तगड़ी रिएक्शन होगी, लेकिन अगर मैं बहुत सारा पानी लूंगा और उसमें धीरे धीरे एसिड मिलाऊंगा, पहले एक बूंद डाली फिर दूसरी बूंद डाली, सारा ऐसा नहीं सारा पूरा मग्गा एक साथ पलट दिया एसिड का ना, एक बूंद दो बूंद ऐसे, ठीक है। और ऐसे नहीं कि केवल डाल रहे हैं, यहां से एक आप चम्मच लेंगे और इसे मिलाना भी पड़ेगा ऐसे ऐसे, तो स्टिर करते हुए एक बूंद दो बूंद तीन बूंद ऐसे डालते हैं, ठीक है। नहीं तो पूरा अगर मग्घा एक साथ डाल दोगे तो फिर मुंह पे आएगी सारी चीज, ठीक है। चलो तो मैंने आपको बता दिया डाइल्यूशन का प्रोसेस। अब बेस में भी सेम ही होता है, बेस को अगर आप यहाँ पे बहुत सारा बेस होगा, उसमें आप अगर पानी डालोगे तो भभक जाएगा एकदम से, विग्रस रिएक्शन हो जाएगी। लेकिन इसलिए हम बहुत सारा पानी लेते हैं और उसमें थोड़ा थोड़ा टुपुक टुपुक करके बेस डालते हैं और मिलाते हुए उसको, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया भाई डाइल्यूटेड वो होता है जिसमें बहुत सारा पानी प्रेजेंट हो। अगर मैं आपसे कहूँ कि आपके पास एक चम्मच चीनी है और वो एक गिलास पानी की में मैंने मिला दी, तो वो है कंसनट्रेटेड। लेकिन मैंने फिर कहा कि उस एक गिलास पानी को मैंने एक बाल्टी में डाला और फिर पूरी बाल्टी में पानी भर दिया, तो देखो पानी इतना सारा, चीनी इतनी सी, डाइल्यूट हो गया, ठीक है। तो यही है बेसिकली फंडा। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अब बच्चों इसमें आपको एक छोटी सी चीज याद रखनी है कि अल्कली क्या होता है। अल्कली वो बेसेस होते हैं जो कि पानी में डिसॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं बात करूं NaOH की, NaOH क्या होता है, आपके साबुन जो आप यूज करते हैं उसमें NaOH होता है थोड़ा सा, बहुत सारा डाल देंगे तो पता चला नहाने गए थे बाहर आए नहीं, ठीक है। तो NaOH डाला, अगर NaOH को मैं पानी में डाल दूंगा, अगर आप अपने साबुन को पानी में डालते हैं तो क्या वो घुल जाता है? हाँ घुल जाता है, डेफिनेटली घुल जाता है। तो अगर ये घुल गया तो इसका मतलब जो NaOH है वो क्या है, हमारा एल्कली, ठीक है। ओके, अब बात करते हैं बच्चों वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इंडिकेटर्स। इंडिकेटर ये वो वाला इंडिकेटर नहीं है जो आप स्कूटी में लगे रहते हैं, गाड़ी में लगे रहते हैं, ये दूसरे इंडिकेटर है। डिटेक्ट द नेचर ऑफ सब्सटेंस, ये डिटेक्ट करते हैं कि जो भी कोई सब्सटेंस है वो एसिडिक है या बेसिक है या फिर न्यूट्रल है, ठीक है। अब देखो इसके दो तरह के इंडिकेटर होते हैं हमारे पास बेसिकली, एक तो होता है हमारा मैनमेड जो हमने खुद बनाया है, और एक होता है हमारा, एक सेकेंड यार, एक होता है हमारा नेचुरल जो अपने आप हमें नेचर ने दिया है, ठीक है। अब देखो मैनमेड के क्या क्या एग्जांपल हो सकते हैं, एक एग्जांपल हो गया हमारा फिनोफ्थलीन, स्पेलिंग क्या है यार, फिनोफ्थलीन, सही है, टेंशन ना लो। दूसरी क्या होगी, मिथाइल ऑरेंज, ठीक है। अभी बताऊंगा मैं कि ये कैसे कैसे चेंज करते हैं अपने रंग को। और नेचुरल इंडिकेटर के क्या एग्जांपल ले सकते हैं हम, लिटमस, दूसरा टर्मरिक यानी कि हल्दी, तीसरा आप ले सकते हैं अनियन, ठीक है। अब देखो ये क्या करते हैं, जैसे फिनोफ्थलीन है, जैसे सॉरी फॉर एग्जांपल मिथाइल ऑरेंज है हमारा, इसका कलर ऑरेंज कलर का होता है, ठीक है। तो अगर मैं इसमें एसिड डालूंगा तो ये अपना कलर कुछ और चेंज कर लेगा, मैं इसमें बेस डालूंगा तो अपना कुछ कलर कुछ और कर लेगा। फॉर एग्जांपल मेरे पास लिटमस है, समझ नहीं आया कोई बात नहीं, मेरे पास लिटमस है, ठीक है। मान लो मेरे पास रेड कलर का लिटमस है, ठीक है। अगर मैं उसे बेस के सॉल्यूशन में डालता हूं, ये मेरे पास एक एसिड है और ये एक बेस है, ठीक है। ये मेरे पास बेस है और ये मेरे पास एसिड है। अगर मेरे को इनको डिफरेंशिएट करना है कि कौन सा एसिड कौन सा बेस है, और मेरे पास एक रेड कलर का लिटमस पेपर है, छोटी सी स्ट्रिप होती है लिटमस पेपर की, ठीक है। तो अगर वो मैं रेड लिटमस एसिड में डालूंगा तो कोई चेंज नहीं होगा, वो रेड का रेड ही रह जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं उस रेड लिटमस को उठाऊं और बेस में डाल दूं तो वो रेड लिटमस ब्लू कलर का हो जाएगा। तो इसलिए जो लिटमस है वो बता सकता है कि कौन सा एसिड है और कौन सा बेस, तो हम कहेंगे लिटमस को इंडिकेटर। ऐसे ही सारे इंडिकेटर होते हैं। और इसमें एक चीज आपको और याद रखनी है, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। कहां लिखूं, यहां लिखता हूं, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। यहां पे फैक्ट्री से कुछ भी रिलेटेड नहीं है भाई, ऑल्फैक्टरी लिखा नहीं जा रहा, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स क्या होते हैं, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर वो होते हैं जो अपने कलर से हमें अपनी स्मेल से हमें बताते हैं कि ये सॉल्यूशन एसिडिक है या फिर बेसिक। आप ओनियन लो, जैसे फॉर एग्जांपल आपका जो ओनियन है ना वो ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर है। जो आपकी प्याज है, अगर आप प्याज को पहले ऐसे ही सूंघोगे तो नॉर्मल खुशबू आएगी उसकी,
ठीक है। और अगर आप उसे एसिड में डिप करोगे फिर सूंघोगे तो अलग आएगी, आप बेस में डिप करोगे फिर सूंघोगे तो अलग आएगी, ठीक है। तो इस तरह से हम ओनियन भी हमें बता सकता है कि ये चीज़ एसिडिक है या फिर बेसिक, ठीक है। अब देखते हैं कि ये कैसे कैसे हमें चेंज करके दिखाते हैं कि कोई भी चीज़ एसिडिक है या बेसिक। तो भाई ये वो टेबल है जो आपको याद करनी है। देखो मैंने आपको भी बताया था रेड लिटमस के बारे में कि रेड लिटमस को अगर मैं एसिड में डालूंगा तो कोई चेंज नहीं होगा, लेकिन अगर वहीं मैं इसको बेस में डालूंगा तो रेड लिटमस ब्लू कलर का हो जाएगा। ऐसे ही अगर टर्मरिक में लूँ उसको एसिड में डालूँ तो वो येलो रहेगी। टर्मरिक येलो होती है, हल्दी येलो होती है, अगर मैं उसे एसिड में डालूँ तो कोई चेंज नहीं होगा, लेकिन अगर मैं उसे बेस में डाल दूंगा तो वो लाल हो जाएगी। कभी कभार होता है ना हल्दी गिर जाती है हमारे उस पर कपड़े पे, कोई भी सफ़ेद कपड़ा लो उस पर हल्दी घेरो, उस पर साबुन रगड़ के देखो, थोड़ा थोड़ा लाल लाल सा हो जाएगा वो, ठीक है। तो वो क्यों होता है? क्योंकि साबुन में बेस होता है। और ऐसे ही ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। मिथाइल ऑरेंज इसमें एसिड में रेड हो जाता है और बेस में येलो हो जाता है, ठीक है। ये आपको टेबल याद करनी है कि कौन कौन किस चीज़ में क्या क्या हो जाता है, ठीक है। अब हम चलते हैं इंडिकेटर जो हैं उनके बाप की तरफ, ठीक है। जो है पीएच पेपर। जो हमने यहाँ पे इंडिकेटर्स देखे वो केवल हमें ये बता रहे हैं कि ये चीज़ एसिड है या फिर बेस है। कोई भी मैंने सब्सटेंस लिया वो एसिड है या बेस, ये चीज़ बता रहे हैं ये वाले इंडिकेटर्स, ठीक है, ये वाले। और पीएच पेपर क्या है? वो ये भी बता देगा कि अगर ये बेस है तो कितना स्ट्रॉन्ग बेस है, और या फिर ये एसिड है तो कितना स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है। अब पीएच पेपर के बारे में बात करते हैं। देखो बच्चों बात करते हैं पीएच पेपर जो कि इंडिकेटरों का बाप है, ठीक है। तो देखो पीएच पेपर, इसको हम यूनिवर्सल इंडिकेटर भी कहते हैं, ठीक है। अब देखते हैं ये काम कैसे करता है। मेरे पास कोई भी केमिकल है, मुझे बताना है कि ये एसिडिक है, बेसिक है, या और अगर एसिडिक है तो कितना एसिडिक है, मेरे को ये भी बताना है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, ये हमारे पास कुछ ऐसा होता है, इस तरह का एक स्केल होता है, यहाँ पे आ रहा होगा, इसको हम बोलते हैं पीएच स्केल, ठीक है। इसको हम बोलते हैं पीएच स्केल। अब देखो इसका काम क्या है, मेरे पास एक तो पीएच स्केल होना चाहिए और मेरे पास होने चाहिए पीएच पेपर्स, ठीक है। पीएच की जो शीट होती है छोटी छोटी सी, जैसे लिटमस पेपर होता है ना स्ट्रिप, वैसे ही पीएच की भी एक स्ट्रिप होती है। अब देखो इसको मेरे को अगर जानना है कि ये कितना एसिडिक या कितना बेसिक है तो मैं इस पीएच को स्ट्रिप को लूंगा और इसमें डिप कर दूंगा, ठीक है। ये मैंने डाल दी पीएच की स्ट्रिप। अब देखो जैसे ही मैं इसे बाहर निकालूंगा फिर तो इस पीएच की स्ट्रिप का कुछ कलर हो जाएगा, कुछ कलर को ये ऑक्यूपाई कर लेगी, इंपार्ट कर लेगी कोई सा कलर, इसमें कोई कलर आ जाएगा, ठीक है। अब हम यहाँ पे इस स्ट्रिप को रखेंगे और मैच करेंगे, यहाँ पे अलग कलर होगा, यहाँ पे अलग होगा, ठीक है। यहाँ पे देखो आ रहा होगा ऊपर, तो वो अलग अलग कलर्स है ना, तो उसको रख के मैच करेंगे। ऐसे ऐसे मैं इसको ऐसे उठाऊंगा और ऐसे मैच करूंगा, कहाँ मिल रहा है, कहाँ मिल रहा है, कहाँ मिल रहा है। मान लो यहाँ मिल गया, ये वाला जो कलर है ये हमारा इसका कलर है, तो जो सॉल्यूशन है हमारा उसकी पीएच की वैल्यू क्या हो गई, जो यहाँ पे लिखी हुई है 10। अगर वो ऐसे करके यहाँ मैच होता 5 पर तो मैं कहता कि पीएच की वैल्यू है 5। समझ में आया? अब ये देखते हैं हम कि पीएच की वैल्यू 10 है तो हमें क्या पता चला वो एसिडिक है और कितना एसिडिक है, उसको देखते हैं, ठीक है। मैंने आपको बता दिया कि पीएच कैसे निकालेंगे हम किसी भी चीज का, ठीक है। तो ये हमारे पास सॉल्यूशन था, यहाँ पे हमने एक स्ट्रिप इसमें डाल के बाहर निकाली तो उसके पास कुछ कलर आ गया। अब वो कलर अगर मान लो 7 पे मैच हुआ, देखो 14 तक है ना, इन दोनों के बीच में क्या है 7, ठीक है। तो अगर वो पीएच का कलर ऐसे करके 7 पर मैच हुआ कि हाँ भाई चलो 7 का जो कलर है वही पीएच का कलर है, तो जो सॉल्यूशन है वो होगा न्यूट्रल। यानी कि जब भी पीएच 7 होगा तो जो सॉल्यूशन है वो हमारा न्यूट्रल होगा, ना एसिडिक ना बेस। क्यों? क्योंकि यार देखो 14 वाला जो है ना, 14 पे अगर मैच कर गया तो वो बहुत ज्यादा बेसिक होगा, ये भी चीज आपको याद रखनी है। अगर पीएच हो गया 14 तो सॉल्यूशन जो है वो हाईली बेसिक है, ठीक है। और अगर पीएच हो गया 1, यहां एकदम यहां मैच कर गया तो जो सॉल्यूशन है वो हाईली एसिडिक है, ठीक है। ये चीज आपको याद रखनी है। देखो अब अगर 1 पे हो रहा है हाईली एसिडिक, 14 पे हो रहा है हाईली बेसिक, तो इनके बीच में 7 पे होता है वो न्यूट्रल, ठीक है। अगर आप पानी लोगे यहाँ पे सॉल्यूशन में और फिर लिटमस पेपर डालोगे, सॉरी पीएच पेपर डालोगे, तो वो 7 से मैच करेगा क्योंकि वो पानी जो है वो न्यूट्रल है। अगर मैं ले लूँ H2SO4 तगड़ा एसिड, ठीक है, और उसमें फिर मैं डाल दूँ पीएच पेपर, तो वो हो सकता है 1 या 2 कहीं पे मैच हो जाए, तो इसको हम कहेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड। और मान लो वो 4 और 5 पे मैच हो जाए, पीएच जब भी 7 से कम होगा, 7 पे तो न्यूट्रल है, यहाँ पे तो भैया न्यूट्रल है, न्यूट्रल, और 7 से कम पे, जब हम 7 से कम पे मैच हो जाएगा तो वो होगा एसिडिक, ठीक है। 7 से कम अगर किसी भी चीज का पीएच है, पीएच मान लो 6 है तो वो कैसा हुआ एसिडिक, पीएच 5 है एसिडिक, 7 से कम है तो एसिडिक, और 7 से ज्यादा ही हुआ जैसे पीएच तो उसको हम कहेंगे बेसिक। 14 पर हाईली बेसिक
1 पर हाईली एसिडिक। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, मैंने आपको बता दिया पीएच पेपर कैसे काम करता है। अब चलते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ। अब देखो भाई, एनसीईआरटी में आपका एक छोटा सा टॉपिक है, हमने अभी पीएच के बारे में देखा, तो ये टॉपिक है इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ। हम जो असल जिंदगी जीते हैं, जो हमारी प्रैक्टिकल लाइफ है, उसमें पीएच की क्या इंपॉर्टेंस है। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं टूथ डिके। टूथ डिके मतलब कि जो दांत खराब हो जाते हैं वो क्यों होते हैं। देखो मान लो ये दांत है, ठीक है, इसके ऊपर एक बहुत बढ़िया लेयरिंग होती है। ठीक है, अब जैसे ही इस पे एसिड अटैक करता है, जब आप खाना खाते हो ना, तो खाने में थोड़ा बहुत एसिडिक होता है, तो पीएच जो होता है वो कम हो जाता है। तो जैसे ही इस पे थोड़ा सा एसिड अटैक करेगा तो इसका पीएच कम होगा 7 से। पीएच कम होते होते अगर ये 5.5 तक पहुंच गया पीएच, या फिर उससे कम हो गया, तो जो ये लेयरिंग है ये हट जाती है, इसको वो जो एसिड है वो उखाड़ के ले जाता है। अब जैसे ही ये लेयरिंग हटती है, तो यहाँ पे फिर अटैक कर देते हैं हमारे कीड़े, जो कहते हैं दांत में कीड़े लग गए, वो इसी की वजह से अटैक करते हैं और यहाँ पे जम जाते हैं। ठीक है, तो इस वजह से टूथ डिके हो जाता है। तो आपको याद रखना है कि जब भी पीएच 5.5 से नीचे गिरेगा दांतों का, तो टूथ डिके हो जाएगी, क्योंकि जो ये बाहर जो हमारी लेयर है वो एसिड उसे उखाड़ के ले जाएगा और कीड़े उस पर अटैक कर सकते हैं फिर। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट है हमारा प्लांट्स एंड एनिमल्स। जो हमारी भाई हम लोग हैं ना, और जो प्लांट्स हैं वो एक स्पेसिफिक पीएच रेंज पे काम करते हैं। अगर मैं बहुत ज्यादा एसिडिक हो जाऊं, तो ऐसा तो नहीं हो सकता ना, एसिडिक कोई इंसान हो गया वो मर जाएगा। तो उनकी जो पीएच रेंज होती है वो होती है 7 से 7.8, यानी कि लगभग न्यूट्रल से ही रहते हैं लोग, ना ज्यादा पीएच होते, ना ज्यादा एसिडिक होते, ना ज्यादा बेसिक होते। अब देखते हैं अपना डाइजेस्टिव सिस्टम। ये है पेट, इसमें होगा हमारा HCl। ठीक है, HCl का पीएच अप्रॉक्स 2 होता है। ठीक है, जो पेट होता है, तो ये चीज आपको याद रखनी है। अच्छा हाँ, इसमें टूथ डिके में इसका सॉल्यूशन क्या है टूथ डिके का, कि टूथ डिके ना हो, तो हम क्या कर सकते हैं भाई, एसिड अगर अटैक करके इस लेयर को उखाड़ रहा है, तो क्या हम अगर बेस अपने दांतों पे लगाएं, तो वो एसिड से रिएक्ट करके उसे न्यूट्रलाइज कर देगा, तो एसिड का जो एक्शन है वो खत्म हो जाएगा। तो हम अपने दांतों पे बेस लगा सकते हैं, और बेस कहां पर होता है, टूथपेस्ट में। ठीक है, जो टूथपेस्ट होता है उसमें बेस होता है, इसलिए जो हमारा वो होता है ना, जो हमारा मंजन होता है, टूथपेस्ट होता है, उसमें बेस होता है, इसलिए वो बेस जाके इस एसिड से रिएक्ट कर जाता है और इसे पानी बना देता है। ठीक है, ओके। और देखो यहाँ पर अब डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा हो गया HCl, जो हमारा उसका पीएच होता है वो लगभग 2 के बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ भी हमने पीएच की सिग्निफिकेंस देख ली। अब हम देखते हैं एसिडिक रेन। जो हमारी रेन होती है उसमें अगर पानी का पीएच, अब जैसे एसिडिक रेन होती क्यों है, क्योंकि जो हमारे बहुत सारे नाइट्रोजन के ऑक्साइड हैं, फॉस्फोरस के ऑक्साइड हैं, ये सब जाके बादलों में रिएक्ट कर जाते हैं, और जो वाटर का पीएच है उसको थोड़ा सा एसिडिक कर देते हैं, और जैसे ही पीएच 5.6 से कम होता है तो एसिडिक रेन शुरू हो जाती है। ठीक है, तो ये छोटा सा टॉपिक है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कुछ सॉल्ट्स के बारे में गिवन है। ठीक है, उसमें आप सोचते हो बहुत ज्यादा याद करना होता है, कुछ नहीं होता भाई, छोटा सा टॉपिक है। तो भाई हम पहुंच चुके हैं चैप्टर के लास्ट तक, और अब हमें पढ़ने हैं कुछ इंपॉर्टेंट सॉल्ट्स। ठीक है, तो इसमें 5 सॉल्ट आते हैं जिनके बारे में पढ़ना है, इनके यूज, इनकी प्रिपरेशन, ये सब हमें पढ़ना है इनके बारे में। ठीक है, तो एक एक करके मैं आपको बताऊंगा। हम कॉमन सॉल्ट से शुरू करते हैं। तो बच्चों अब हम पढ़ते हैं अपने पहले सॉल्ट के बारे में, जो है कॉमन सॉल्ट। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है सबको पता है भाई, NaCl। और ये किन आयन्स में टूटेगा, अगर मैं इसे पानी में डालूंगा तो ये कैसे डिसोसिएट होगा, ये होगा Na++Cl नेगेटिव। ठीक है, अब देखो क्या होता है, जब भी हम NaCl को पानी में मिलाते हैं तो ब्राइन सॉल्यूशन फॉर्म होता है। जब भी आप नमक को लेंगे, ठीक है, जो आप नमक खाते हैं ना वही होता है NaCl, उसको पानी में मिलाएंगे तो ब्राइन सॉल्यूशन फॉर्म होगा। तो यहाँ पे ब्राइन सॉल्यूशन जो है उसे हम यहाँ से ऐसे भेजेंगे। ठीक है, ब्राइन सॉल्यूशन, देखो ब्राइन सॉल्यूशन, इसको मैंने पानी में मिलाया, उसको मैंने कहा ब्राइन सॉल्यूशन, तो ब्राइन सॉल्यूशन में बेसिकली होगा क्या, ये होंगे ब्राइन सॉल्यूशन में, मैंने इसे पानी में मिलाया और पानी में जाने के बाद वो इस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, तो ये होंगे। अब देखो अगर मैंने यहां से ब्राइन सॉल्यूशन, और जो इसके अंदर है ना पूरा सेटअप के अंदर, वो है पानी H2O। ठीक है, जो सेटअप के अंदर है वो है H2O। अब देखो H2O अगर है तो H2O किस में एग्जिस्ट कर रहा होगा, H+ और OH नेगेटिव में। ठीक है, ये 2 आयंस पहले से ही है इसमें सॉल्यूशन में। अब उसमें मैंने ब्राइन और भेज दिया, ब्राइन मतलब कि Na++Cl नेगेटिव, तो मेरे पास अंदर टोटल 4 हो गए, एक तो Na+, एक Cl नेगेटिव जो कि ब्राइन से आया है, और एक H+ और एक OH नेगेटिव जो कि पानी की वजह से पहले से ही प्रेजेंट था। अब देखो Na+ जाएगा नेगेटिव रॉड के पास, कैथोड के पास, ठीक है, क्योंकि ये प्लस है ये माइनस है। H+ भी नेगेटिव के पास जाएगा, Cl नेगेटिव जाएगा पॉजिटिव के पास, और OH भी जाएगा पॉजिटिव के पास, OH नेगेटिव, जिसके पास नेगेटिव है पॉजिटिव के पास जाएंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ से निकलता क्या क्या है वो देखते हैं हम, कि ये क्यों पढ़ रहे हैं, बेसिकली इसका फायदा क्या है। देखो ये जो Cl है ना, पहले चारों आयंस की बात करेंगे एक करके, पहले Cl की बात करते हैं। Cl नेगेटिव क्या करेगा,
Cl नेगेटिव के पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, इसलिए वो नेगेटिव है। वो क्या करेगा, अपना एक इलेक्ट्रॉन देके Cl2 और एक इलेक्ट्रॉन ना दे देगा। ठीक है, इसको बैलेंस कर लेते हैं। ठीक है, अब देखो यहां से Cl2 गैस निकल गई। ठीक है, Cl2 गैस निकल गई, तो देखो जब क्लोरीन यहाँ पे जाके चिपकेगा तो यहाँ से Cl2 के बबल्स ऐसे निकलते हुए दिखाई देंगे और वो यहाँ से Cl2 अपनी बाहर हो जाएगी। ठीक है, तो Cl2 हमें NaCl से मिलती है, ये हमने देख लिया। अब बात करते हैं दूसरे आयन की। Cl नेगेटिव से मिली मुझे Cl2। अब देखते हैं इससे क्या क्या मिलता है। एक तो Cl2 मिल गई हमें, और क्या मिलता है, ये हो गया। अब देखते हैं Na+ की बारी। Na+ जाएगा नेगेटिव रोड के पास, तो क्या होगा भाई, Na+ जाएगा नेगेटिव वाले के पास और एक इलेक्ट्रॉन नेगेटिव वाले से ले लेगा। भाई वो नेगेटिव है, उसके पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, ये पॉजिटिव है, इस इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो एक इलेक्ट्रॉन लेके Na बना लेगा। ठीक है, Na बना लिया उसने। अब देखो Na क्या होगा, Na जो है ना वो बहुत ज्यादा रिएक्टिव मेटल होता है, अंदर जो पानी प्रेजेंट है वो उससे रिएक्ट कर जाएगा और क्या बना लेगा, NaOH प्लस H2। ठीक है, आप इसको बैलेंस कर सकते हैं। NaOH मेरे ख्याल से बैलेंस दिया है, NaOH प्लस H2। ठीक है, अब ये NaOH यहाँ से यहाँ पे बनेगा, तो वो यहाँ से हम बाहर निकाल लेंगे ऐसे करके NaOH। तो अब देखो मेरे को NaOH भी मिल गया, Cl2 तो मिली थी वहां से, और यहाँ से एक NaOH मिल गया। और क्या क्या मिलेगा भाई, NaOH निकल गया। अब हाइड्रोजन भी तो है यार, ये हाइड्रोजन भी रिलीज हुई है, उसके बबल्स भी ऊपर आ जाएंगे और यहां से निकल जाएगी हमारी हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो एक और चीज मिल गई, हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो बस भाई इतनी चीजें मिलेंगी इसमें। ठीक है, और कुछ नहीं मिलेगा। ये OH नेगेटिव जाके कंबाइन हो जाएगा, H+ इससे कंबाइन हो जाएगा, बाकी कुछ नहीं मिलेगा। यहाँ से Na और OH नेगेटिव से मिलके मेरे को NaOH मिला, Cl नेगेटिव से मेरे को Cl2 मिला, और जब सोडियम की पानी के साथ रिएक्शन हुई तब मेरे को NaOH प्लस H2 मिला। ठीक है, तो H2 वो निकल गया, Cl2 यहाँ से निकल गया, NaOH वहां से निकल गया। ठीक है, तो तीन चीज मेरे को मिली NaCl से। अब देखो मैं इसकी इक्वेशन लिखना चाहूँ इस प्रोसेस की, तो मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा NaCl को मैंने लिया, ठीक है, और उसमें मैंने मिलाया पानी, पानी में तो मिलाया है, तो क्या हो गया, और उससे मैंने पास कराई इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी लिख लेना। तो मेरे को क्या क्या मिला, एक तो मेरे को मिला Cl2, एक मेरे को मिला NaOH, और एक मेरे को मिला H2। अब देखो यहाँ पे NaOH मिल रहा है, और NaOH क्या है, एल्कली, अभी थोड़ी देर पहले बताया था एल्कली है ये, और Cl2 मिल रही है। तो इसको, इस प्रोसेस, जो ये प्रोसेस होता है इसको हम बोलते हैं क्लोर एल्कली प्रोसेस। ठीक है, कहां लिखूं, यहां लिख देता हूं, क्लोर एल्कली प्रोसेस। क्यों बोला क्लोर एल्कली प्रोसेस, मैंने बता दिया, क्योंकि क्लोरीन रिलीज हो रही है और एक एल्कली रिलीज हो रहा है। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं क्लोर एल्कली प्रोसेस। अब देखो NaCl जो कि कहां से मिलता है, समुद्र से, बहुत ही कॉमन सी चीज है, तभी उसका नाम कॉमन सॉल्ट है, बहुत ही सस्ता होता है ये, लेकिन इससे यूज करके हमने कितने बढ़िया बढ़िया केमिकल्स बना लिए। अब बात करते हैं यूज कहां होते हैं। भाई Cl2 कहां यूज होता है, Cl2 बहुत ज्यादा जहरीली गैस होती है। ठीक है, तो इसलिए यूज होती है डिसइंफेक्टिंग जर्म्स। ठीक है, जो जर्म्स होते हैं पानी में या फिर कहीं भी, उसको मारने का काम करती है। और ये स्विमिंग पूल में यूज होती है, स्विमिंग पूल में जो जर्म्स होते हैं उन्हें मारने में, डिसइंफेक्टिंग वाटर। ठीक है, और ये स्विमिंग पूल में यूज होती है। ठीक है, जब भी जर्म्स को मारने का काम आएगा तो Cl2 यूज होगी। ठीक है, Cl2 का मैंने आपको यूज बता दिया। अब देखते हैं NaOH का क्या यूज है। भाई ये तो साफ साफ लेबोरेटरी में यूज होता है, हमारी बेस है बहुत बढ़िया, और सोप में कह लो, सोप में यूज होता है ये। ठीक है, अब बात करते हैं H2 जो निकली है यहां से। ठीक है, H2 का कहां यूज होता है, एक तो यूज होता है ये फ्यूल्स में, और कहां यूज होता है, प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया। अमोनिया का क्या फॉर्मूला होता है, NH3। ठीक है, और अमोनिया कहां यूज होती है, फर्टिलाइजर में, मैंने बता दिया। देखो H2 का क्या काम है, एक तो फ्यूल्स में यूज होता है, उसको हम फ्यूल्स में यूज करते हैं इंडस्ट्रीज में ले, और एक प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया। ठीक है, तो यही थी, इसमें इतनी बातें ही थी, मैंने आपको बताया। सबसे पहले मैं रिवाइज करवा देता हूं, इसका फॉर्मूला NaCl, इस आयंस में टूटेगा वो। फिर हमने क्लोर एल्कली प्रोसेस देखा, यहाँ पे पानी है, पानी होगा H+ और OH नेगेटिव के फॉर्म में, और ये होगा Na+ और Cl नेगेटिव के फॉर्म में। फिर मैंने आपको बताया कि कैसे कैसे ये मिलके ये चीजें बनाते हैं, Cl2, NaOH और H2। ठीक है, फिर हमने रिएक्शन लिखी। अब क्लोर एल्कली प्रोसेस की ये रिएक्शन है, इसको आप बैलेंस कर सकते हैं। ये रिएक्शन किस चीज की है, क्लोर एल्कली प्रोसेस की। उसके बाद मैंने आपको इनके यूजेस बता दिए। ठीक है, तो कॉमन सॉल्ट वाला खत्म हो गया, यही सबसे बड़ा था। अब हमें 4 और पढ़ने हैं। ठीक है, छोटे छोटे से। चलो तो बच्चों अब देखते हैं हम अपना दूसरा सॉल्ट, ब्लीचिंग पाउडर।
ठीक है। ब्लीचिंग पाउडर कैसे बनता है, पहले प्रिपरेशन देखते हैं। आप कहोगे भैया NaCl की प्रिपरेशन क्यों नहीं बताई? भाई सबको पता है, हम जो सी वाटर है उसे लेते हैं, गर्म करते हैं तो पानी निकल जाता है और नमक बच जाता है। ठीक है, अब देखो इसके ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है, ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला क्या होता है? ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला होता है CaOCl2। अगर मैं इसका नाम लिखना चाहूं तो क्या लिखूंगा? मैं लिखूंगा कैल्शियम, क्योंकि यहाँ पे कैल्शियम है इसलिए कैल्शियम, और ऑक्सीजन भी है बीच में इसलिए ऑक्सी, और फिर क्लोरीन है तो क्लोरेट, क्लोरीन और क्लोरेट, ऑक्सीक्लोरेट। ठीक है, ये इसका नाम हो गया, केमिकल नेम। अब हम देख लेते हैं इसकी प्रिपरेशन, ये बनता कैसे है। देखो हम क्या करेंगे, हम लेंगे सबसे पहले स्लेकेट लाइम यानी कि Ca कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, ये क्या है? स्लेकेट लाइम मैंने आपको पहले भी बताया था, या फिर आप इसे कह सकते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। उसमें हम डाल देते हैं Cl2 क्लोरीन, तो क्या बनता है? CaOCl2 प्लस H2O। ठीक है, ये क्या मिल गया मेरे को? ये मेरे को मेरा सॉल्ट मिल गया। कौन सा? ब्लीचिंग पाउडर। और ब्लीचिंग पाउडर यहाँ से जो बनता है उसके यूजेस क्या क्या हैं उसे देखते हैं। यूजेस मैंने आपको 4 यूजेस बताए हैं। ठीक है, एक है हमारा टेक्सटाइल इस इंडस्ट्री में। अब देखो जैसे ब्लीचिंग पाउडर है, ये क्या करता है? बहुत अच्छा ब्लीच का काम करता है। ठीक है, तो ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री में यूज होता है, लॉन्ड्री में यूज होता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन लैब्स, यहाँ पे ऑक्सीजन है देखो, तो ये अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है जो कि लैब्स में यूज होता है। किलिंग जर्म्स फ्रॉम वाटर, इसमें क्लोरीन है CaOCl2, वो जर्म्स को मार सकती है, मैंने अभी आपको NaCl में बताया था। ठीक है, तो अब तो देखो वो NaCl ही बड़ा था बस, बाकी सारे तो छोटे छोटे हैं, तो ये हो गया खत्म हमारा। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सॉल्ट की तरफ। तो भाई नेक्स्ट हम तीसरा अपना देखते हैं बेकिंग सोडा। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है NaHCO3। इसका नाम क्या बनेगा? केमिकल नेम सोडियम, हाइड्रोजन भी है तो इसलिए हाइड्रोजन, और CO3 है इसलिए कार्बोनेट। ये इसका नाम है। ठीक है, इसका नाम है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, और इसका कॉमन नेम है बेकिंग सोडा। अब देखते हैं इसको प्रिपेयर कैसे करता है, हम इसको बनाते कैसे हैं। तो हम लेंगे अमोनिया, ठीक है, हम लेंगे H2O, थोड़ी सी लंबी इक्वेशन है, हम लेंगे CO2 और हम लेंगे इसके साथ में NaCl। ठीक है, अब देखो NaCl नमक और H2O पानी, CO2 ये होती है, और NH4। ठीक है, NH4 कैसे ले लिया? सॉरी, NH4 नहीं है, अमोनिया NH3 होता है। ठीक है, ये क्या देगा हमें? क्योंकि अमोनिया है इसलिए यहां पे निकल जाएगी अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, अमोनियम क्लोराइड बन गई, और मेरे पास बन जाएगा ये NaHCO3। ठीक है, ये मेरे को मिल गया अपना सॉल्ट। ये हो गई इसकी प्रिपरेशन। ये देखो लंबी इक्वेशन है, थोड़ी सी याद कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। अमोनियम क्लोराइड बनता है और हमारा बेकिंग सोडा बन जाता है। अब इसके यूजेस क्या क्या है? फॉर मेकिंग बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर देखो, ये जो बेकिंग सोडा होता है ना, ये बहुत ज़्यादा मतलब जैसे ये क्या काम करता है, ये जब हम इसे खाने में डालते हैं ना तो ये खाने को फ्लफी बना देता है। जैसे आपके केक्स होते हैं, आपकी ब्रेड होती हैं, फ्लफी होती हैं बहुत ज़्यादा। क्यों? वो देखते हैं। देखो जैसे ये जो मेरे को मिला सॉल्ट, ये एक रिएक्शन करता है जब हम इसे गर्म करते हैं। तो मैंने इसको जब गर्म किया, यहाँ पे मैंने इसको हीट दी, इसका मतलब होता है हीट। ठीक है, तो ये कैसे टूटेगा? Na2CO3 प्लस H2O, और क्योंकि कार्बोनेट है तो CO2 भी निकल जाएगी। जो ये CO2 होती है ये किसी भी सब्सटेंस को फ्लफी कर देती है। ठीक है, तो इसलिए ये रिएक्शन आपको याद रखनी है। जो यहाँ से CO2 निकलती है, जब इसको गर्म करते हैं तो ये होता है, तो जो CO2 निकलती है वो सब्सटेंस को फ्लफी बना देती है। ठीक है, ओके। अब हम देखते हैं ये अब मैं आपको बताता हूँ बेकिंग पाउडर क्या होता है। इसको बेकिंग पाउडर बनाने में यूज किया जाता है। बेकिंग पाउडर क्या होता है? मैं ये लेता हूँ, बेकिंग पाउडर देख रहे हैं हम, ये मैंने ये लिया अपना सॉल्ट, और इसमें मैंने डाल दिया एक एडिबल एसिड, जिसको खाया जा सके, जैसे फॉर एग्जांपल टार्टरिक एसिड। ठीक है, तो ये जो पूरा बना इसको हम कहेंगे बेकिंग पाउडर। ठीक है, इसको हम कहते हैं बेकिंग पाउडर। अब देखो यूज्ड एज एंटासिड। एंटासिड क्या होता है? जब हमें एसिडिटी होती है तो हम एक एंटासिड खा सकते हैं जो एक वीक बेस होता है, जो कि पेट में जाके उस एसिड को न्यूट्रलाइज करके हमारी एसिडिटी दूर कर देता है। देखो ये एक एसिडिक होता है थोड़ा सा, तो इसलिए ये एंटासिड में यूज होता है। सोडा फायर एक्सटिंग्विशर। ठीक है, ये आपको याद रखना है। 3 यूज मैंने आपको बता दिए। मैंने आपको ये बता दिया बेकिंग पाउडर क्या होता है, मैंने आपको ये बता दिया कि वो फ्लफी कैसे बनाना है सब्सटेंस को, मैंने प्रिपरेशन बता दी, मैंने नाम बता दिया, और सॉल्ट हमारा हो गया पूरा। चलते हैं फिर अपने नेक्स्ट सॉल्ट की तरफ। अब देखो भाई, ये है हमारा नेक्स्ट सॉल्ट, सेकंड लास्ट सॉल्ट। ठीक है, वॉशिंग सोडा। इसका फॉर्मूला देख लेते हैं पहले। तो इसका फॉर्मूला होता है Na2CO3.10H2O। ठीक है,
ये जो 10H2 है ना, इसे 10H2 है, इसे बोलते हैं हम वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, इसके बारे में ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे वरना दिमाग का दही हो जाएगा। अब देखो इसको बनाते कैसे, इसकी प्रिपरेशन क्या होती है। देखो हम लेंगे पहले, भाई एक तो पानी हमें चाहिए क्योंकि H2 है, तो पानी ले लिया पहले तो, ठीक है, और उसमें जोड़ दिया ये चीज़ Na2CO3, तो हमें ये मिल गया Na2CO3 डॉट 10H2O। ठीक है, अब यहाँ पे 10 है H2O, तो यहाँ पे भी 10 लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो गई हमारी प्रिपरेशन की रिएक्शन, और ये हमारा हो गया वॉशिंग सोडा। ठीक है, वॉशिंग की स्पेलिंग गलत है। ठीक है, ये हमारा हो गया वॉशिंग सोडा। अब देखो इसका यूज़ क्या क्या है। एक तो ग्लास, सोप और पेपर इंडस्ट्री में यूज़ होती है। ठीक है, अगर आप कभी ये पॉइंट्स भूल जाओ तो ये 3 चीज़ याद रखो, ग्लास, सोप, पेपर। GST को GSP कर दो, GSP, ग्लास, सोप, पेपर इंडस्ट्री। ठीक है, रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर और क्लीनिंग एजेंट में भी इसको यूज़ करते हैं हम। ठीक है, आप 3 ही याद रखना, ज़्यादा याद मत रखना वरना वही हो जाएगा, दिमाग की दही हो जाएगी। ठीक है, तो ये मैंने आपको यूज़ बता दिया, इसकी प्रिपरेशन बता दी, इसके बारे में बता दिया कि ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है। अच्छा हाँ, ये अलग कैसे होता है। अगर इसको मैं गर्म कर दूं, अगर मेरे को इसको अलग करना हो तो ये जो चीज़ है ना, अगर मैं इसे गर्म कर दूं, एक रिएक्शन और देख लो, Na2CO3 मैंने ले लिया, अगर मैं इसे गर्म करूंगा तो ये वापस से टूट जाएगा। ठीक है, मतलब इसका उल्टा हो जाएगा, इस रिएक्शन का उल्टा हो जाएगा। अगर मैं इसे गर्म कर दूंगा तो ये वापस से टूट जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट सॉल्ट की तरफ। तो फाइनली हम चलते हैं अपने लास्ट सॉल्ट की तरफ। ठीक है, कैसा लग रहा हूं मैं, बढ़िया। हाँ, तो हमें देखना है प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला क्या होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला होता है CaSO4.10.12H2O। ठीक है, ये फिर से वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, इसका फॉर्मूला बनेगा लिख नहीं रहा, बता रहा हूं, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। कैल्शियम सल्फेट, 1/2 को हेमी कहते हैं, जैसे हेमिस्फीयर यानी कि आधा स्फीयर, इसलिए 1/2 को हेमी कहते हैं। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। ठीक है, अब देखो इसकी फॉर्मेशन कैसे होती है। हम लेंगे जिप्सम। जिप्सम का फॉर्मूला क्या होता है, CaSO4.2H2O। ठीक है, इसका नाम क्या हो जाएगा, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। ठीक है, लेकिन हम इसको जिप्सम कहते हैं। इसको क्या करेंगे, हम गर्म कर देंगे। ठीक है, तो क्या होगा, CaSO4.12H2O अलग हो जाएगा, बचा कितना, 3/2 H2O। लेकिन हम ऐसे इसको लिखते नहीं है क्योंकि यार ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना, 3/2 H2O। तो इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं पूरी इक्वेशन को, तो ये 3/2 से 3 हो गया, और ये यहाँ पे 2 आ गया, और यहाँ पे भी 2 आ गया। ठीक है, तो ये क्या हो गया मेरा, ये हो गया मेरा प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी कि POP। ठीक है, और ये मेरा पानी अलग से निकल जाएगा। अब देखो POP का यूज़ कहाँ होता है, POP का यूज़ होता है टॉयज़ में। भाई POP क्या होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस कुछ सीमेंट टाइप का कुछ होता है, मतलब क्ले टाइप का कुछ होता है, उसे किसी फॉर्म में अगर हम रख दे बना के तो फिर वो ऐसे जम जाता है, तो इसलिए टॉयज़ में यूज़ होता है। और फ्रैक्चर ट्रीटमेंट में, जो फ्रैक्चर में यहाँ पे लगा रहता है, जैसे कुछ किसी के फ्रैक्चर हो गया तो उसका हाथ केवल ऐसे रखा रहता है, तो वो उसमें यहाँ पे जो लगा रहता है वो होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया। अब ये चीज़ तो हो गई खत्म, चैप्टर हमने थियोरेटिकल बेस पे खत्म कर लिया। ठीक है, अब हम इसका वो क्वेश्चन देखते हैं जो आपके 2021 के बोर्ड के सैंपल पेपर में आया हुआ है। ठीक है, देखते हैं हो रहा है कि नहीं। तो भाई देखो ये क्वेश्चन आया हमारे 2021 के बोर्ड के सैंपल पेपर में, जो CBSE ने इशू करा है। राइट द केमिकल नेम एंड फॉर्मूला ऑफ सॉल्ट यूज्ड टू रिमूव परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप कमेंट करेंगे, इसका आंसर भी मैं ही बताऊं क्या, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताई है ये चीज़। ठीक है, अगर हो सकता है आपको ये चीज़ याद ना हो क्योंकि सॉल्ट जो है थोड़ा रटने वाली चीज़ है, तो आप वीडियो को 1-2 बार देखेंगे तो आपको याद हो जाएगी। ठीक है, तो आप इसका सही आंसर मेरे को कमेंट करेंगे। ठीक है, तो ये था हमारा एसिड बेसिस एंड सॉल्ट का प्यारा सा वीडियो, रिवीजन वीडियो। ठीक है, DSR की नेक्स्ट वीडियो, सॉरी DRS की नेक्स्ट वीडियो किस चैप्टर पर होनी चाहिए ये आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ठीक है, तो बस फिर खत्म हो गई। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में किसी बढ़िया चैप्टर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।